डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं का जो यूपी बोर्ड ने ये मॉडल पेपर जारी किया है 2024 के लिए होम साइंस कक्षा 12वीं का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जारी किया गया है। निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड 2024 एग्जाम में आएंगे। देखिए, प्रारंभ में यहाँ पर 3 घंटे समय 15 मिनट का समय है। पूर्णांक 70 अंक का है और 15 मिनट शुरुआती विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु है। यहाँ पे सभी प्रश्न अनिवार्य है और दिया गया कि 1 से 4 तक बहुविकल्पी प्रश्न है, फिर 5 से 10 अति लघुत्तरी हैं जिसका उत्तर 25 शब्दों में, और प्रश्न 11 से 15 तक लघुत्तरी है जिसका उत्तर 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 16 से 18 तक दीर्घोत्तरी है जिसका उत्तर 100 शब्दों में आपको देना है। सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। तो आइए पूरे प्रश्न पत्र को हम लोग समझते हैं, अच्छे से समझते हैं कि कैसा क्वेश्चन है, आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है यूपी बोर्ड 2024 के लिए, और निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्न आएंगे। देखिए, पहला यहाँ से बहुविकल्पी खंड शुरू होता है एक नंबर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कार्य को प्रभावित करते हैं। देखिए 4 विकल्प है: शिक्षा एवं स्वास्थ्य, आयु एवं लिंग, अवसर, सुलभता, उपरोक्त सभी। जी हाँ, उपरोक्त सभी सही होगा, घ वाला सही है, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं हमारे कार्य पर प्रभाव हमारी शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य क्या है, हमारी उम्र क्या है, लिंग क्या है, और हमारे पास अवसर की सुलभता कितना है, सभी प्रभावित करते हैं जो भी हम कार्य अपने जीवन में अपनाते हैं। घ वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा देखें, मधुमेह में वर्जित है। देखिए, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन सही है, वसा विटामिन भी करेक्ट है, खनिज लवण सही है, लेकिन मधुमेह में हमको कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादातर सेवन नहीं करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट माने चावल और ये आलू, शर्करा, ग्लूकोज, ये सब। ग का इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, पोषण का निर्धारण करते हैं। पोषण हमारे आयु पर डिपेंड करती है। जी हाँ, शारीरिक अवस्था हमारी क्या है उसके अनुसार हम भोजन ग्रहण करते हैं, पोषण लेते हैं, और हमारे पास आमदनी रोजगार कैसा उसी हिसाब से हमारा पोषण निर्धारण होता है। घ वाला राइट हो जाएगा, ए सभी घ वाला राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए चौथा, जीविका के चुनाव के लिए जरूरी है। जी हाँ, जीविका माने अपने जो है लाइफ को चलाने के लिए धन, अभिरुचि की पहचान करना। जी हाँ, हमारी अभिरुचि किस क्षेत्र में है ये हमारी जीविका को चुनाव के लिए निर्भर है। प्रतिभा, इच्छाओं की पहचान। जी हाँ, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की पहचान, हमारी इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो है प्राथमिकता क्या है, ये सभी सही हो जाएगा। घ वाला इसमें भी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5वां देखें, बच्चे की गतिविधियां एवं अनुभव बढ़ने का उम्र है। देखिए, बच्चे की ज़्यादातर जो गतिविधियां हैं और जो तमाम चीज़ों से सीखता है वो 0 से 5 वर्ष होता है। ख वाला यहाँ पे विकल्प राइट हो जाएगा, 0 से 5 वर्ष। प्रश्न संख्या दूसरा देखें, नैदानिक पोषण का संबंध है। नैदानिक पोषण छोटे बच्चों से, वृद्धों के पोषण से, बीमार व्यक्तियों के पोषण से, किसी से नहीं। देखिए, नैदानिक जो आहार दिया जाता है वो बीमार कुंठित व्यक्तियों को दिया जाता है, जो वृद्ध व्यक्ति हैं। ग वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा, दूसरे का ग। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, उद्यमियों के लक्षण नहीं है। कड़ी मेहनत करना ये तो है, प्रबंध कौशल करना ये भी उद्यमी लोग करते हैं, जोखिम उठाने का साहस भी उद्यमी करते हैं। यहाँ पे ख वाला जो दिया है केवल लाभ देखना, ये उद्यमियों के लक्षण नहीं होते हैं। ख वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न दूसरे का तीसरा देखें, भारत में वरिष्ठ नागरिक की आयु कितनी होती है। देखिए, भारत में वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष वाले कहलाते हैं, 60 वर्ष या इससे ऊपर, अधिकतम 80 वर्ष तक के व्यक्ति। क वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद दूसरे का चौथा प्रश्न देखें क्या आया है, भारत में परंपरागत व्यवसाय है। देखिए, कृषि कार्य। जी हाँ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता है, पिता किया उसका पुत्र भी अपनाते हैं। काष्ठ शिल्प ये भी है, धातु शिल्प ये भी है। घ वाला राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 5वां, आयोडीन की कमी से बच्चों की मानसिक विकास का पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यस। शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, ग वाला उपरोक्त दोनों पर प्रभाव पड़ता है। यस। घ वाला दिया है कि उपरोक्त किसी पर नहीं, तो ग वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरे का ग सही होगा।
प्रश्न संख्या तीसरा, वस्त्र एवं परिधान का महत्व है। क देखिए सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक। जी हाँ, हम अपने आसपास समाज में और मनोवैज्ञानिक स्तर पर और जिनके पास पैसे हैं इसके आधार पर वस्त्र और परिधान का निर्धारण होता है, वैसे ही लोग कपड़े पहनते हैं। क भी सही है। ख देखिए भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थितियों के अनुसार भी वस्त्र लोग पहनते हैं। ग का दिया सौंदर्य बोध और सजावटी पहलू भी है हमारा वस्त्र और परिधान। उपरोक्त सभी हो जाएगा, घ वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा, तीसरे का पहले का घ। दूसरा देखिए प्रबंध कार्य है। प्रबंध कार्य क्या होता है, इसमें आयोजन और संगठन होता है, सही है। समन्वय एवं स्टाफ की नियुक्ति भी करता है प्रबंध कार्य, और प्रबंधन का कार्य निर्देशन व नियंत्रण भी होता है। घ वाला यहाँ भी राइट हो जाएगा, घ वाला उपरोक्त सभी। प्रश्न तीसरा देखें, संचार के माध्यम नहीं है, रेडियो तो है, टीवी भी है, अखबार भी है, घटनाएं संचार का माध्यम नहीं मानी जाती हैं। ग वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखें, तीसरे का चौथा, आतिथ्य प्रबंधन का उद्देश्य है। तो हम सेवा सत्कार अतिथियों का करते हैं, उनको रहने के लिए स्थान देते हैं, भोजन मनोरंजन देते हैं, स्नेह करते हैं, और उपरोक्त सभी इसमें भी हो जाएगा। घ वाला यहाँ पे राइट हो गया। प्रश्न संख्या तीसरे का पांचवा देखे क्या आया है, संप्रेषण गति देती है। संप्रेषण गति क्या देती है, जो संप्रेषण का मतलब होता है अपने विचार भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। विचारों को राइट है, तथ्य एवं सम्मति को ए भी राइट है, उपरोक्त दोनों को ए भी राइट है। ग वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो है तीसरे का ग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पांचवा देखिए अगला, चौथा प्रश्न संख्या चौथा का पहला विकल्प देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फैशन का केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय फैशन फ्रांस को माना जाता है, फ्रांस फैशन का केंद्र रहा है। क वाला राइट हो जाएगा। दूसरा देखिए, वस्तु की खरीदारी करते समय उपभोक्ता की अपेक्षाएं होती है। क्या होती है, जब भी हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो हमारी अपेक्षा यही होती है कि हमें सही वजन और उचित कीमत पर मिले। क वाला भी राइट है। गुणवत्तापूर्ण हो, बिल्कुल सही है। बिक्री एवं प्रोत्साहन में नैतिकता होनी चाहिए, हमें जो है अपने ग्राहकों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। घ वाला यहाँ भी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे क्वेश्चन देखिए, संचार से लाभ है, ग्रामीण विकास हेतु बिल्कुल राइट है, अनौपचारिक शिक्षा हेतु बिल्कुल राइट है, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार हेतु बिल्कुल राइट है। घ वाला यहाँ भी राइट हो जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा देखिए, उपभोक्ताओं की समस्या में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं उपभोक्ताओं की समस्या में, देखिए कोई भी उपभोक्ता होता है तो जब खरीदारी करने के लिए जाता है तो उसके सामने समस्या होती है कि कहीं कीमत तो ज़्यादा नहीं ले रहा है, और समुचित उपयुक्त समुचित जानकारी का अभाव। जी हाँ, जानकारी का तो अभाव होता ही है। और घ कहीं मिलावट तो नहीं, ये भी समस्या होती है। तो पहला ख और घ ये तो समस्या है ही, लेकिन ग वाला उपयुक्त समुचित जानकारी, तो जानकारी कहाँ होता है, जानकारी यदि होता तो समस्या कहाँ होती, तो ग वाला इसमें राइट हो जाएगा, ये समस्या में नहीं आएगा, ग वाला राइट होगा। प्रश्न संख्या 4 का ये पांचवा देखें, अंतिम प्रश्न, बहुविकल्पी। संप्रेषण गतिविधियों के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, टीवी रेडियो सुनना, अखबार छापना, संदेश बनाना और संदेश प्रेषित करना। तो इम्पोर्टेंट जो है ग वाला इसमें राइट हो जाएगा। संप्रेषण गतिविधि का मतलब होता है कि हम अच्छे से संदेश बनाते हैं और संदेशों को तमाम व्यक्तियों तक संप्रेषित करते हैं, भेजने का कार्य करते हैं। ग वाला पांचवा का ग राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न आ रहे हैं, 1-1 नंबर के हैं, 12 क्वेश्चन 12 अंक के। प्रश्न संख्या 5 देखिए, 5 का क, अतिथि चक्र की अवस्थाएं बताइए। अतिथि माने मेहमान, जैसे कोई भी अतिथि जब होटल में जाता है तो यह चक्र प्रारंभ हो जाता है, जाने से पहले ही प्रारंभ होता है। तो अतिथि चक्र की जो है अवस्थाएं कुल 4 होती हैं। आगमन के पूर्व अवस्था, आगमन अवस्था, कमरे पर आधिपत्य और प्रस्थान, ये होता है जब वो जाता है प्रस्थान तक का। प्रश्न संख्या 5 का ख देखें, मिलावट से आप क्या समझते हैं। देखें मिलावट, आजकल जो है लालच और मुनाफा के चक्कर में कुछ निम्न प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारे भोजन में, खाद्य सामग्रियों में, अन्य अनाजों में तमाम चीज़ें उससे मिलता जुलता अन्य वस्तुएं मिला देते हैं, जिससे हमको पता नहीं चलता। उसमें से क्या करते हैं, जो रियल चीज़ होता है, रियल वस्तु वो निकाल लेते हैं, उसके स्थान पर दुबला या घटिया चीज़ उसमें मिला देते हैं। यही हमारा क्या आता है
मिलावट कहलाता है। जैसे दूध में पानी मिलाना और जो देसी घी है उसमें तमाम वनस्पतियाँ मिला देना, चर्बी मिला देना, ठीक, कुछ अच्छे अन्न में घटिया अन्न मिला देना, मिश्रण कर लेते हैं, यही हमारी मिलावट होती है। प्रश्न संख्या 6वां का क देखें। 6वां का क है रंग के वर्ण क्रम क्या है। रंग का वर्ण क्रम देखिए, जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वहाँ पर रंगों की एक पट्टिका नज़र आती है। कांच के प्रिज्म से गुजारते हैं तो जो वर्ण आता है एक पट्टी बन जाती है जिसमें 7 वर्ण आते हैं, 7 रंग आते हैं। उस स्पेक्ट्रम को हम वर्ण क्रम कहते हैं, जिसमें बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल जैसी रंग दिखाई देते हैं। इसको आप अच्छे से देख लेंगे। आगे प्रश्न संख्या 6वां का ख देखें। धुलाई के उपकरणों के बारे में आप क्या समझती हैं। धुलाई उपकरण यानी कि वस्त्रों की धुलाई, देखिए ये पूछ रहा है। तो इसके लिए मशीनें होती हैं और कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जिसमें कपड़े जो है ऊपर से उसमें डाले जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि ऐसी भी मशीनें हैं जो कि सामने से कपड़ों को उसमें भर दिया जाता है और धुलाई कार्य होता है। तो धुलाई वाली मशीनें 3 प्रकार की होती हैं। एक तो ये होता है कि पूर्णतया स्वचालित, जो एक बार आप सारी चीज़ें सेट कर देंगे तो चलता रहेगा, और दूसरा होता है अर्ध स्वचालित, यानी बीच बीच में आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा, पानी निकालना पड़ेगा, कपड़े निकालने पड़ेंगे। तो तीसरा होता है हस्तचालित, जो कि हाथ से उसमें सारी चीज़ करना पड़ता है, यानी कि 50% मानव के देख रेख में यह मशीन काम करेगी। तो 3 प्रकार की होती हैं धुलाई मशीनें, पूर्णतया स्वचालित, अर्ध स्वचालित और हस्तचालित। तो प्रश्न संख्या देखिए 7वां का क क्या दिया है कि किशोर किशोरियों को ध्यान देना क्यों आवश्यक है। देखें, 10 से 19 वर्ष के बीच की जो आयु होती है वो हमारा किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था के दौरान सभी को जो है उनको शारीरिक, मानसिक और भावात्मक बदलावों से गुजरना पड़ता है। ये एक ऐसी अवस्था होती है, और ये तो कहें कि बाल्यावस्था और वयस्क जीवन के बीच की एक कड़ी होती है। ये जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था से सीधे वयस्क की तरफ वो जाते हैं। तो किशोरावस्था में अच्छा उचित खान पान, उनका स्वास्थ्य, उनका पोषण और उनके अन्य जो आवश्यकता है वो ध्यान देना चाहिए। उनकी शारीरिक, मानसिक ये विकास होता है इसी अवस्था में, और एक अच्छा जो स्वस्थ परिवार है, एक अच्छा समाज के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होता है कि किशोरियों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। प्रश्न संख्या 7वां का अगला ख का देखें। वृद्ध जन के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम बताना है। वृद्ध जन के लिए चलाए जा रहे हैं, तो हमारे देश में वृद्ध जन के लिए तमाम योजनाएं, तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जो परित्यक्त बुजुर्ग हैं, जिनको बेसहारा हैं, तो उनके लिए भोजन का आश्रय दिया जाता है, स्वास्थ्य जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक, बच्चे, युवा और जो अन्य लोग होते हैं घर के सदस्य, उनके बीच एक सामंजस्य स्थापित करने की तमाम कार्यक्रम चलते हैं। फिर उनको प्रोत्साहन, वृद्धा पेंशन भी दिया जाता है वृद्धावस्था में। फिर संस्थागत और गैर संस्थागत कुछ संस्थाएं हैं जो कि वृद्धावस्था के लिए तमाम योजनाएं चलाती हैं। भोजन, उनका देख रेख, आश्रय, ये सब चीज़ें होती हैं। और कुछ गाँव में तो जो सुदूर एरिया में है, जहाँ से शहर दूर है, वहाँ पर मोबाइल चिकित्सा में वृद्धों की देख रेख की जाती है। तो ये प्रश्न 7वां का ख था। प्रश्न संख्या 8 का क देखें। पोषण किसे कहते हैं। देखिए, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो जीवधारियों द्वारा भोजन ग्रहण करना और उसे शरीर में जैविक क्रियाओं के द्वारा समाहित कर लेना, जैव प्रक्रियाओं में उपयोग करना उस भोजन को पोषण कहलाता है। पोषण के अंतर्गत हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है। इसको आपको देखना है। 8वां का ख देखिए। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों को बताइए। देखिए, प्रोटीन की कमी से तमाम बीमारियां होती हैं। प्रोटीन क्या कहता है, ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, और इसके अभाव में जो है ना, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, मानसिक विकृतियां हो जाती हैं, चेहरा, त्वचा में सूजन आ जाते हैं, मानसिक रोग हो जाता है, बेरी रिकेट्स जैसे वजन कम होने लगता है प्रोटीन के अभाव में। तो हमें जो है प्रोटीन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उचित संतुलित भोजन आहार लेना चाहिए, जिसमें जो है फल, सब्जियाँ, दूध, अंडे इत्यादि शामिल हो। प्रश्न संख्या देखिए 14 9वां का क।
फैशन व्यापार से क्या समझती हैं? फैशन व्यापार क्या है? देखिए, बिक्री के प्रोत्साहन के लिए सही समय पर सही स्थान पर और सही मूल्य पर आवश्यक योजना बनाना ही फैशन व्यापार कहलाता है। ये योजना क्यों बनाई जाती है? ताकि हमें किस स्थिति में, कहाँ पर, कैसे, किनके बीच व्यापार करना है, ताकि हमें अच्छे से अच्छा हमें हमारी वस्तु का लाभ मिल सके। यही फैशन व्यापार कहलाता है। और ख देखें, 9वां का ख, डिजाइन के सिद्धांत लिखिए। देखिए, डिजाइन मतलब नमूना। ये इसका जो सिद्धांत होते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक योजना बनाते हैं। एक पूर्वाग्रह, एक विचार होता है हमारा डिजाइन सिद्धांत के प्रति। एक मनोवैज्ञानिक और विवेकपूर्ण ढंग से एक आकर्षक डिजाइन तैयार किया जाता है ताकि सभी को प्रभावित करे। और डिजाइन बनाते समय उसमें हमें संतुलन, एकता, सुसंगतता और लयात्मकता इत्यादि का माने ध्यान देना चाहिए, तभी वो डिजाइन हमारा अच्छा से बन पाएगा और दूसरों को प्रभावित करेगा। प्रश्न संख्या 10वां का क देखिए क्या आया हुआ है, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को समझाना है। देखिए, महिला सशक्तिकरण यानी कि पावरफुल टू वुमेन, आवर वुमेन्स, हमारी स्त्रियों को सशक्त बनाना है। महिला सशक्तिकरण, इसका मेन उद्देश्य वही है कि महिलाओं की प्रगति और उसमें आत्मविश्वास का संचार करना है, उन्हें शक्तिशाली बनाना है ताकि वो अपने पैरों के बल खड़ा हो सके और स्वयं को निर्णय ले सके। वही क्या होती हैं, महिलाएं ही हमारे देश को, हमारे समाज को, परिवार को अच्छे मार्ग की तरफ लेकर के जाती हैं, एक अच्छे समाज और देश का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां का ख, नव प्रवर्तन से आप क्या समझती हैं? नव प्रवर्तन का मतलब होता है नई नई चीज़ों को बनाना, नई चीज़ सोचना, नई योजना बनाना, नई जिज्ञासा, नवीनीकरण। ये हमारा जो है नव प्रवर्तन के अंतर्गत आता है। आपके अंदर कुछ नया करने की काबिलियत हो, ये प्रश्न 10वां का ख है। इसके बाद देखिए लघुत्तरी प्रश्न, यहाँ से प्रश्न संख्या 11 का देखिए दिया है, बाल श्रम को रोकने के उपाय एवं सुझाव दीजिए। देखिए, बाल श्रम, हम लोग जानते हैं कि 5 से 14 वर्ष की जो उम्र होती है बच्चों की, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कल कारखाने में चाहे कहीं भी काम कराना उनसे बाल श्रम के अंतर्गत आता है। 2009 का जो अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये बताता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हमें मुफ्त शिक्षा दिया जाना चाहिए, अनिवार्य शिक्षा दिया जाने का प्रावधान किया गया है। बाल श्रम जो है 1986 ये बताया गया है कि 14 से कम उम्र के बच्चों को जीवन को जोखिम में डालने वाले कार्य कराना जो है अपराध के अंतर्गत आता है। तो आज हमारे देश में यह एक सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय समस्या बना हुआ है। ज़्यादातर जो है बाल श्रम हमारे ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है, तो ग्रामीण इलाकों के लोगों का एक अहम भूमिका निभाना पड़ेगा बाल श्रम को रोकने के लिए। ठीक है, इसके लिए तमाम कानूनी धाराएं भी बनाई गई हैं जिसके अंतर्गत बाल श्रम को रोका जा सकता है। सरकार तो है ही, गरीब और कमज़ोर जो असहाय हैं, सामाजिक सुरक्षा और उनको आर्थिक मदद देने के लिए आगे आ रही है जो सरकार है। जन जागरूकता भी ये बाल श्रम को रोकने में काफ़ी सहायक होगा। बच्चों का उचित देखभाल और करना भी ज़रूरी है, क्योंकि यही जो बच्चे हैं इनको माने उचित शिक्षा दिया जाए, बाल श्रम न कराया जाए, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। इनसे मजदूरी कराना कानूनन अपराध है। प्रश्न 12 देखिए दिया है कि नैदानिक पोषण की शिक्षा का क्या उद्देश्य है? नैदानिक पोषण का मतलब होता है कि जो रोग ग्रसित, पीड़ित व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति हैं, उनका उचित देखभाल करना, उनको उचित पोषण देना, खान पान देना, यही नैदानिक पोषण के अंतर्गत आता है। यानी कि जो मरीज लोग होते हैं उनको अच्छे से देखभाल करिए, उनको उनके बीमारी के अनुसार उनके भोजन की लिस्ट बनती है, उनको किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए, ठीक, और जो भोजन हम दे रहे हैं वो पौष्टिकता युक्त है कि नहीं, उनका उपचार कितना हो जाएगा, उनकी बीमारी कैसी है, अल्पकालिक है कि दीर्घकालिक, ये हमें नैदानिक पोषण के अंतर्गत ध्यान देना पड़ता है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, 13वां दिया है, जनसंपर्क के 7 सिद्धांत समझाइए। देखिए, जनसंपर्क के 7 सिद्धांत ये बताए गए हैं कि कोई भी चीज़ बोलिए तो सच बताइए, झूठा नहीं, काम द्वारा सिद्ध कीजिए, और जो चीज़ बता रहे हैं उनको सिद्ध कीजिए, ग्राहकों की सुनिए, अपनी ही रट मत करिए, ग्राहकों का भी सुनिए, फिर आने वाले कल के लिए प्रबंधन कीजिए,
फिर इसके बाद पाँचवा होता है कि जनसंपर्क को इस तरह से संचालित कीजिए जैसे कि सारी कंपनी जो है उस पर निर्भर हो। फिर छठवां होता है कि इसे समझें कि कंपनी का वास्तविक चरित्र उसके लोगों द्वारा प्रदर्शित होता है। कोई भी कंपनी है तो लोग ही उसके चरित्र को बताते हैं, जितने लोग जुड़ते हैं वही निर्धारित करते हैं। और अंतिम ये बताया गया कि हमें शांत होना चाहिए, धैर्यवान और प्रसन्नचित्त रहना चाहिए जनसंपर्क के लिए। ये 7 सिद्धांत बताए गए हैं। प्रश्न 14 देखिए, धुलाई के पूर्व की सावधानियों को समझाइए। जैसे हम लोग वस्त्र की धुलाई करते हैं तो उसमें ऊनी होते हैं, सूती वस्त्र होते हैं, रंगीन वस्त्र होते हैं, सफ़ेद वस्त्र होते हैं, तो हमें सावधानियां क्या होना चाहिए? सावधानी देखिए हमें बरतना होगा। धोने से पूर्व पहले तो ये देख लें कि हमारे जेब में जो धो रहे हैं तो उसमें कोई बहुमूल्य कागज़ तो नहीं है, नोट तो नहीं है, पैसे तो नहीं रखे गए हैं, ये निकाल करके रख दें। फिर वस्त्रों में जो लोहे की सामग्रियाँ लगी होती हैं जैसे बेबैच होता है, बकल होता है, इनको निकाल करके धोना चाहिए। फिर वस्त्रों में जो फटे वस्त्र हैं या वैसे वस्त्र हैं उनकी मरम्मत अलग करनी चाहिए। ठीक, इसके बाद वस्त्रों में यदि दाग धब्बे लगे हों तो पहले उन दाग धब्बों को अलग कर लेना चाहिए, तभी एक साथ कपड़ों को धोएं। ठीक, रोगी कोई है घर में तो रोगी के वस्त्र को अलग से धोएं, और रेशमी जो ऊनी कपड़े हैं उनको अलग धोएं, रंगीन कपड़े अलग धोएं ताकि रंगीन कपड़ों का सफ़ेद कपड़ों पर दाग धब्बा ना पड़े। तो ये सब चीज़ें होती है जिनको हमें केयर करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या अगला देखें, 15वां, युवाओं के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम उपयुक्त होते हैं? देखिए, युवा देश के भविष्य होते हैं। युवा ये हमारे देश को जो है देश के विकास के लिए सहायक होते हैं, तो इनके लिए तमाम योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना होता है एक। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य है कि विद्यालय स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनको समाज सेवा में लगाइए, सड़क निर्माण में लगाइए, गाँव के जो तालाब है, झील है, उनको संरक्षण के बारे में बताइए, जल संरक्षण के बारे में उनको बताइए। युवा लोगों को वृक्षारोपण करवाइए, वृक्षारोपण कार्यक्रम, उनके प्रति जागरूकता, पेड़ों के पौधों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति जागरूक करिए। कुछ राष्ट्रीय स्वयं सेवक योजना भी चलती है जिसमें जो विद्यार्थी डिग्री हासिल कर चुके हैं उनके माध्यम से गाँव में क्या होता है, जो बेसहारा हैं, बुजुर्ग हैं, उनको शिक्षा दी जाती है। खास करके जो अशिक्षित लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं उनको। ठीक, तो तमाम कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पदयात्रा होता है, पर्वतारोहण होता है, स्काउट और गाइड का कार्यक्रम होता है युवाओं के माध्यम से। प्रश्न संख्या आइए 16 से दीर्घ उत्तरी 6 अंक के प्रश्न होते हैं। देखिए क्या प्रश्न 16वां है, जनसंपर्क गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्रों का सविस्तार वर्णन कीजिए। इसको आपको देखना है। जनसंपर्क गतिविधियाँ यानी कि प्रेस से संबंध, जो प्रेस होता है जहाँ से माने समाचार प्रकाशित होते हैं, उसमें जो है जनसंपर्क और प्रेस एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। दोनों की रोजी रोटी एक दूसरे पर होती है, जो जनसंपर्क है और जो प्रेस है। और अगला होता है विज्ञापन देना। कोई भी हम कार्य या अपने प्रोडक्ट को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो विज्ञापन के माध्यम से, जैसे टीवी है, रेडियो, समाचार पत्र है। फिर प्रकाशन किया जाता है उनका, पत्र पत्रिकाएं के माध्यम से अपनी बातों को दूसरों तक ले जाते हैं। फिर अन्य संचार के माध्यम जैसे कठपुतलियाँ हैं, फिल्म है, प्रदर्शनी के माध्यम से जो है जनसंपर्क स्थापित किया जाता है, लोगों तक पहुंचा जाता है। अगला है सूचना अथवा सूचना संचार प्रौद्योगिकी विकास की भावी वाहिका है, सविस्तार समझाइए। देखिए, सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी आज शक्ति एवं विकास का एक प्रतीक बना है। कंप्यूटर युग जो है, आज हम लोगों का युग जो है कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर के युग में संचार साधन जो है ये बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। इनके माध्यम से हम अपनी कोई भी चीज़, अपनी कोई भी बातों को दूसरे तक बड़ी ही त्वरित गति से, आसानी से पहुंचा रहे हैं। इसके माध्यम से तमाम जो जानकारियां हैं समाज में, देश में, वो फैलती हैं। यानी कि हम कहें तो देश का उन्नति होता है, देश की जो निर्धनता होती है, हमारी जो बातें होती है उन निर्धन व्यक्तियों तक जाता है और वो ऐसा कदम उठाते हैं। इसको आप डिटेल में देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 देखिए, 17 है निम्नलिखित को समझाइए। 17 का पहला तो जो दिया है, रोग उत्पन्न करने में आहार की भूमिका। जी हाँ, दोनों है, रोग उत्पन्न करने में, रोगों को रोकथाम में। आहार माने हमारा जो भोजन है, जो हम भोजन करते हैं, ये हमें डिजीज भी बना सकते, बीमार भी बना सकते हैं और बीमारी से निजात भी दिला सकते हैं। तो आहार आज के जीवन में बहुत ही आवश्यक है,
कि हम अपने इस आपाधापी भागम भाग के युग में कैसा भोजन ले रहे हैं। ठीक, अधिक भोजन लेंगे मोटापा का शिकार होंगे, हृदय रोग का शिकार होंगे, और तली हुई चीज़ें, फैटी चीज़ें खाएंगे रक्तचाप बढ़ेगा, कैंसर, मीठी चीज़ खाएंगे मधुमेह बढ़ेगा, बीमारियां आएंगी। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर, शर्करा, सोडियम, इन सब चीज़ों का कितनी मात्रा हमें सेवन करनी है, ये हमें समझना होगा अपने इस आहार को। दूसरा का जो दिया है रोगों की रोकथाम में आहार की भूमिका, तो आहार ही हमें रोगों से बचाते हैं। यदि हम ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, रक्तचाप हमारा उच्च है, तो सोडियम नमक कम खाएं, ये होना चाहिए। यदि लो है तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हमें फैट कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट कितनी लेनी है, ये सब चीज़ें का ध्यान देना चाहिए। तेल ज़्यादा न सेवन करें। ये बीमार व्यक्ति है तो उसको किस प्रकार के भोजन दिए जाने चाहिए, संतुलित भोजन जिसको कहते हैं। ठीक, एक जो संतुलित पौष्टिक भोजन होता है तमाम बीमारियों से हमें बचाता है, जो हमारे विकास में सहायक होता है। प्रोटीन सेवन हमारे शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ऐसे भोजन, खनिज तत्व, विटामिन्स वाले पदार्थ, फल फूल लें जिससे हमें संक्रमण से बचाने में हमारी हेल्प करे। प्रश्न संख्या देखिए 17वें का अथवा दे, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता एक वैश्विक मुद्दा है। वैश्विक मुद्दा ही स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, जरूर आज पूरे विश्व में एक वैश्विक माने पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा एक अहम मुद्दा बन गया है, क्योंकि हमारे जैसे जैसे जीवन शैली बदली है, हमें कार्य के लिए, अपने बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए लड़ना पड़ता है, और इस आपाधापी में हम अपने भोजन के प्रति ध्यान नहीं देते, और हमें जो भी बाज़ार की चीज़ें मिलती है उसको खाते हैं। हमारी जो जीवन शैली है, आदतें हैं, बाहरी चीज़ों पर डिपेंड हो गया है। तो आज बहुत ही आवश्यक हो गया है पूरे वैश्विक लेवल पर कि जो बाज़ार में सामग्रियाँ बिक रही है वो गुणवत्तापूर्वक खाएँ कि नहीं। वो वैश्विक मुद्दा है, वो सुरक्षित है कि नहीं, कहीं रोगाणु जनित तो नहीं है, विषाक्त तो नहीं है, सड़े गले चीज़ें तो नहीं हम ले रहे हैं। आज पैक की चीज़ें आ रही हैं, पैक बंद चीज़ें आ रही, भोजन पैक में आ रहा है, हर चीज़ें पैक में आ रही, मसाले आ रहे हैं। तो जो भोजन हम ले रहे हैं, जो मसालों का सेवन हम कर रहे हैं, वो जो है स्वस्थ वर्धक है कि नहीं, उसकी गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी क्या है, कितने दिनों का बना है, ये सब चीज़ें वैश्विक मुद्दा आज है। खाद्य जनित रोगों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये हम कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आज हमारे सामने एक प्रबल समस्या बनी हुई है। लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 18 दिया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा के उद्देश्य व महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था पूछा है। देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं वो तमाम चीज़ें अपने परिवेश से, अपने माता पिता से, अपने भाई बंधु से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। तो बाल्यावस्था एक ऐसी उम्र होती है जिसमें हमें उनके साथ ऐसा पेश होना चाहिए कि जिससे, और जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की जो आयु होती है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाता है। तो यहाँ पे बच्चों की वृद्धि, विकास, उनका उचित खान पान, उनकी शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक होगा। शिशु देखभाल, उनका केयर करना, नर्सरी स्कूल भेजना, गैर सरकारी संस्थाएं, ये सब चीज़ें आपको देख करके चलना है। फिर अगला अथवा में क्वेश्चन जो दिया है, बच्चे, युवा और वृद्धजन क्यों संवेदनशील हैं, समझाइए। देखिए, बच्चे संवेदनशील होते हैं क्योंकि बाल्यावस्था सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास की अवधि होती है, और एक क्षेत्र का विकास सभी क्षेत्रों के विकास को प्रभावित कर सकती है। और बात करते हैं वृद्धजन का, तो जो वृद्धजन होते हैं उनको भी ख्याल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी शारीरिक शक्ति काफ़ी कमज़ोर होती है, तमाम बीमारियों से ग्रसित हो सकती है। उनकी देखभाल करना हमारा उत्तरदायित्व बनता है, वो संवेदनशील है। और युवा भी सभी संवेदनशील होते हैं। 13 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्ति को युवा कहते हैं, जिनका देश के विकास और प्रगति के लिए अहम भूमिका है। इनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामाजिक आर्थिक विकास में एक युवा को हमें सक्षम बनाना चाहिए। इस अवस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिनको सामंजस्य से बैठाना पड़ता है, और ये वयस्क की भूमिका निभाने की तैयारी करते हैं जो युवा होते हैं। तो युवा हमारे सामने संवेदनशील होते हैं। ग्रामीण इलाके में जो जनजाति युवा होते हैं, ऐसे भी युवा हैं जो विद्यालय
छोड़ चुके हैं, किशोरियाँ हैं और कुछ अवैध धंधे, सड़कों पर घुमक्कड़ जो व्यक्ति युवा हैं, सबके प्रति एक अच्छा युवा, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा युवा हमारे देश की आर्थिक विकास और उत्पादन में सहायक होगा। इसलिए आज ज़रूरी है कि उनको उचित शिक्षा दिया जाना चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और रोज़गार दिया जाना चाहिए। सो वेरी वेरी थैंक्स।